Hello everyone, welcome back to Law Vita. My name is Aradhya. I hope all of you are doing well. आज से हम लोग कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पर. स्पेसिफिकली यूजीसी नेट लॉ एग्जामिनेशन के लिए है, लेकिन अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट आ रहा है तो आई से ये इक्वली इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, बिकॉज कंसेप्ट इज सेम. मैं उतने ही डिटेल में पढ़ाती हूँ, उतने ही थॉरो हमारे नोट्स रहते हैं, तो ये आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, चाहे सेमेस्टर एग्जाम से क्यों ना हो. ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है क्या. ठीक है, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, व्हाट इज इट्स स्कोप, है ना, और कंपैरेटिव प्राइवेट लॉ क्या है और पब्लिक लॉ क्या है, एंड इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स फर्दर डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स दैट वी विल डिस्कस हियर. ठीक है, और अगर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये सब्जेक्ट लास्ट यूनिट रहता है, मेरा ख्याल है सिलेबस में. हम लोग सोचते हैं इसको लास्ट में देखेंगे या कई बार इसको छोड़ भी देते हैं, बट फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में दिक्कत आती है क्योंकि सवाल अब पहले नहीं बनते थे. अगर तुम आज से 4-5 साल पहले के पेपर देखोगे, लेकिन अब बहुत सवाल बनते हैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के अरेना से, चाहे फिर वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल बन रहे हो, चाहे यूके कॉन्स्टिट्यूशन से बन रहे हो, सवाल बन रहे हैं. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं कंपैरेटिव लॉ क्या है इसके मतलब को जानने से. सो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज कंपैरेटिव लॉ. देखो, कंपैरेटिव लॉ का सिंपल मतलब है स्टडिंग एंड कंपेयरिंग द लॉज and the legal systems of the different countries. For what? To understand the similarity, to understand the differences, to understand the patterns. तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ये कंपैरेटिव स्टडी है अलग अलग देशों के लॉज और लीगल सिस्टम्स की, कि हम उनके लॉज को, अलग अलग कंट्रीज़ के लीगल सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, एंड देन वी डू द सिस्टमैटिक स्टडी. हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट लीगल सिस्टम्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या पैटर्न्स हैं. ठीक है, इन देयर लीगल प्रिंसिपल्स, इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, इन देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा. राइट, तो अब जब हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ बोलते हैं तो हम स्पेसिफिकली पब्लिक लॉ के स्फेयर्स को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. कैसे? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, wherein we discuss about the power distribution, we discuss about the structure of government, we discuss about the fundamental rights. Then we cover administrative law, we deal with the topics of administrative law like the rule of law, like the judicial review, like the accountability, like the delegated legislation. And then we cover also the sub aspects of human rights law, like the protection of individuals' liberties, rights, fair treatment, etc. Right? So in short, comparative public law की अगर हम बात करें, so it allows us to see that how different constitutions of different countries solve a similar governance problems differently. कि एक governance problems को different country के constitutions किस तरीके से govern कर रहे हैं, किस तरीके से solve कर रहे हैं. So we see a comparison of constitutional, administrative and human rights framework of the different नेशंस. समझ आया? तो पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ क्या है, इसका एक छोटा सा जिस्ट हमने यहाँ पे आपको बताने के लिए मेंशन किया है. तो सबसे पहले समझो पब्लिक लॉ क्या है. पब्लिक लॉ वो लॉ है जो गवर्न करता है द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स या स्टेट्स एंड सिटीजन्स, जहाँ स्टेट अपने सॉवरेन कैपेसिटी में एक्ट करता है ना, और हम स्टेट और इंडिविजुअल्स जो स्टेट में रह रहे हैं उनके आपस के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. इट रेगुलेट्स how government institutions function and how they interact with the citizens. इसमें आता है constitution law, administrative law, criminal law, human rights law. मैंने आपको ऊपर बताया था. On the other hand comes the private law. Private law is that law which governs the relationship between the private individuals. यहाँ पे state एक एंटिटी नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के आपस के रिलेशन को गवर्न करने वाले जो लॉज होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट लॉ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि प्रॉपर्टी लॉ, जैसे कि फैमिली लॉ एक्सेट्रा. आई होप आपको ये डिफरेंस इन कंसेप्ट में क्रिस्टल क्लियर होगा. सो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ अगर हम जब डिस्कस करते हैं, सो देयर इन वी प्राइमरीली फोकस ऑन पब्लिक स्फेयर.
वी फोकस ऑन कि हाउ स्टेट्स आर स्ट्रक्चर, हम डिस्कस करें कि स्टेट्स कैसे स्ट्रक्चर्ड है, वो प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है. हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो फेडरल है या यूनिटरी है. हम डिस्कस कर रहे हैं दैट हाउ अकाउंटेबिलिटी इज इंश्योर्ड, वो जुडिशियल रिव्यू है किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में या नहीं है, whether there is a right to information in a country's constitution or not. Right? So this is how we, in comparative public law study, we focus only upon the public sphere. Clear है? अब बात करते हैं अगले pedestal पे, that why comparative public law matters. What is its importance? What is its purpose? हम क्यों पढ़ रहे हैं comparative public law? हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्यों comparisons करना है, हमें क्यों जानना है कि क्या differences हैं अलग अलग country के constitution framework में, या क्या similarities हैं. Why? So there are a few points that we need to know which leads to the relevance of comparative public law. The first comes that we understand our own constitution better. Yes, जब हम Indian model को US, UK, फ्रांस, कनाडा के मॉडल से कंपेयर करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारा सिस्टम यूनिक है और किस फिलॉसफी पर बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम किस कंट्री से डिराइव किया, किस कंट्री से बोरो किया, यूके से लिया. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, यूएस से लिया. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया. सो जब हमने ये सारे जो फीचर्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो करके अप्लाई किए, देन विद द हेल्प ऑफ द कंपैरिजंस और स्टडिंग दिस कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, वी बेटर अंडरस्टैंड आवर ओन कंट्री. The comparative study reveals the philosophical and functional reasoning behind the constitutional choices कि हमने ये जो चूज़ किया और फिर जब हमने अप्लाई किया, then how it applied, what were the responses, what were the conclusions, right? So it helps us to better understand our own constitution. Second is, we drew the lessons from the other country. We borrow the best practices. कंपैरेटिव एनालिसिस हमें ये सिखाता है कि किस सिस्टम ने क्या काम किया और क्या नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, हमने फ्रांस से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बोरो किए थे. बेसिकली जो फ्रांस का ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव है, इट इज़ इट इन्फ्लुएंस्ड आवर इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ. ठीक है. अब फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है वो अलग है, वहाँ कोर्ट्स अलग तरीके से हैंडल करते हैं, और इंडिया ने उनसे डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अडॉप्ट किया. सो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो अलग है, वो अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है. बट व्हेन वी बोरोड दोज प्रिंसिपल इन आवर कंट्री, वी आर डीलिंग इट इन अ डिफरेंट स्फेयर विद अ डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. सो वी हैव बोरोड द बेस्ट प्रैक्टिसेस और ड्रू द बेस्ट लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज बाय स्टडिंग दिस कंपैरेटिव पब्लिक लॉ. Right? Therefore, comparative studies help. Then comes that it helps us develop the critical thinking and constitutional awareness. जब आप if I say कि जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो या आप जुडिशरी एग्जाम लिख रहे होते हो, क्वेश्चंस कंपैरेटिव अप्रोच से ही आते हैं, जैसे कंपेयर द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया एंड यूके, या डिस्कस द फेडरलिज्म इन इंडिया एंड यूएस. सो ये जो सब्जेक्ट है ना, इट हेल्प्स अस एनालाइज, इट टेक्स अस टू द क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल माइंडसेट. Right? So our exams are also rooted in the comparative analysis. Further, we say that it leads to promote legal reforms. How? कंपैरेटिव स्टडी से हम अपने लीगल सिस्टम में प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स ला सकते हैं. जैसे हमने RTI एक्ट लेके आया. सो दैट वाज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लोबल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडल्स लाइक यूएस का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 1966 एंड स्वीडन का फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1766. सो हमने ये लीगल रिफॉर्म बाहरी कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क्स को कंपेयर करके, स्टडी करके अडॉप्ट किया. सो दिस लेड टू अ लीगल रिफॉर्म इन आवर कंट्री. सेम इज अप्लाइड इन द केस ऑफ ओम्बड्समैन. वो कंसेप्ट भी हमने अडॉप्ट किया है ना अपनी कंट्री में. नाउ इट इज नोन एज लोकपाल एंड लोकायुक्त मैकेनिज्म इन आवर कंट्री. सिमिलर विद द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशंस. तो सब कंपैरेटिव इंस्पिरेशन से आए हैं. सो देयरफॉर वी से दैट इट दिस स्टडी फैसिलिटेट द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. Right? All right, let's move ahead. Now we'll see how this comparative public law have evolved.
ठीक है, कैसे ये इवॉल्व हुआ. सो लेट्स ट्रेस अ लिटिल हिस्ट्री. So comparative study of constitution started mainly in 18th and 19th centuries जब नए democratic constitutions draft हो रहे थे. So there are 3-4 phases: early phase, modern phase, and post World War II phase, and the contemporary phase. So early phase was कि Montesquieu जो थे, the very famous jurist, जिनकी बहुत अच्छा book है The Spirit of Laws, which was written in 1748. उन्होंने उस book में initially emphasize किया था upon comparing the political systems to understand the liberty. So that is considered as early phase of comparative study. Remember this. ठीक है. Then moving towards the modern phase in 19th century, England के jurist A.V. Dicey, Sir A.V. Dicey, and USA Woodrow Wilson, they also discussed the doctrines like rule of law and separation of powers. So again, we were doing the constitutional comparative study of different countries through these doctrines. Then coming forward in the post-World War era, new democracies adopted comparative methods to ensure a balance between liberty and security, right? To design the systems ensuring democracy, rule of law, and human rights. Then comes the contemporary phase, तो globalization और constitutional borrowing के era में comparative law एक tool फॉर रिफॉर्म बन गया है. वी ऑल नो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी कंपैरेटिव स्पिरिट का रिजल्ट है. वी बोरोड द बेस्ट फीचर्स फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज वाइल कीपिंग आवर ओन सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस इन माइंड, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट दैट कंपैरेटिव लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, सो दे स्टडीड एट दैट टाइम ओवर 60 कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. 60 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे अलग अलग देशों के. एंड देन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ड्राफ्टिंग कमिटी अडॉप्टेड द बेस्ट फीचर्स विच आर सूटेड टू इंडियाज कंडीशंस. वी ऑल नो, है ना? सो ये सब आपको या लिस्ट याद रखनी है. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी जब आप पढ़ेंगे तो यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज क्वेश्चंस ऑफन आस्क. सो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट भी बोरोड फ्रॉम यूएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम आयरलैंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम यूके, फेडरल सिस्टम फ्रॉम कैनेडा, इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम जर्मनी, जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम यूएस, independence of judiciary again from US, bicameralism from UK, etc. Right? So India's constitution, we say that it is a beautiful blend of comparative constitutional ideas. That's why understanding comparative public law helps you decode it, why certain provisions in Indian constitution exist the way they do, right? So Indian constitution is a composite document combining the elements of unitary, federal, parliamentary, judicial framework from the various different nations, right? So see, if you talk about the contemporary relevance of comparative law, that what is its relevance in today's time? So देखो, in the 21st century, comparative public law has become more relevant than ever because every democracy today is facing similar constitutional challenges. किस तरह के challenges? Balancing freedom and security, maintaining the independence of judiciary, tackling the corruption, ensuring the transparency, strengthening the federal relations, है ना? So इसमें comparison जो है, comparative studies जो है, so it often give insights, help the judges, help the lawmaker, help the scholar to find the better solutions, है? और देखो, अगर इंडियन जुडिशरी की बात करें, सो जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1978 का केस है, उसमें ड्यू प्रोसेस कंसेप्ट जो है वो यूएस से बोरो किया था, है ना? इवन इन नवतेज सिंह जौहर केस ऑफ 2018, और इफ आई से केएस पुट्टास्वामी केस ऑफ 2017 पर्टेनिंग टू राइट टू प्रिवेसी. सो उसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट रेफर टू यूके, यूएस एंड साउथ अफ्रीकन केसेस फॉर इंटरप्रेटिंग प्रिवेसी एंड इक्वलिटी. Remember, so comparative law, I say, not only enrich academic understanding, but at the same time, it also heavily and highly influence the judicial interpretations in India today, right?
अब हम बात करें कि क्या कुछ मेजर मेन थीम्स है, डायमेंशंस है विच वी कवर अंडर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे सब थीम्स हैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के। एंड अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग एक ये सब कवर करेंगे, और ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस का भी पार्ट है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, यूनिटरी, फेडरल, मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म इन डिफरेंट कंट्रीज, देन कोर, देयर आर सर्टेन कोर डॉक्ट्रिन्स जिसके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजंस करते हैं, लाइक रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, देन जुडिशियल रिव्यू, अकाउंटेबिलिटी, judicial independence. Then there are certain transparency institutions like ombudsman, lokpal, RTI mechanisms. हर सेक्शंस में हम देखेंगे किस कंट्री का मॉडल क्या है और इंडिया ने कैसे इन सब के बैलेंस कॉम्बिनेशंस को अडॉप्ट किया हुआ है, राइट। सो गाइज, ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन रिगार्डिंग कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, व्हाट इट इज़। सो आई विल से दैट कंपैरेटिव लॉ इज इक्वल्स टू study of similarities and differences between legal system. It simply means this, ठीक है। एंड अगर हम कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की बात करें, देन इट फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट, ठीक है। और इसका पर्पस मैंने बता दिया क्या है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन सिस्टम एज वेल एज टू लर्न द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। दिस इज व्हाट वी डू इन द स्टडी, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ यूके, यूएस, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान, इन सब कंट्रीज़ के बेस्ट प्रैक्टिसेस का ब्लेंड है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और इस कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का रेलेवेंस क्या है, तो मैंने बताया दैट इट leads to modern governance, it leads to judicial innovations, it leads to global constitutionalisms, etc. Right? So this was it for today's lecture. In the upcoming lecture हम लोग इसके further sub parts या further topics cover करेंगे. This was it for today's lecture. For any doubt, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. Have a good day. And comparative public law या किसी भी और सब्जेक्ट के अगर आपको UGC ओरिएंटेड या इन जनरल LLB एग्जामिनेशन के लिए आपको नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।